हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मराठा साम्राज्य जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये पार्ट 3 है। दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि दो सूची है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2। इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है कि शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी, राजा राम। तो यही, और ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी। और साहू जी कौन थे? ये संभाजी के पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, संभाजी सबसे पहले आए शिवाजी के देहांत होने के पश्चात। इनका जो ऑप्शन है ए का पहला, यानी 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक संभाजी का राज्य रहा। फिर दोस्तों, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। जो राजा राम का शासन रहा 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और राजा राम की मृत्यु के पश्चात ताराबाई का शासन रहा 1700 लेकर 1708 ईस्वी तक। और उसके बाद साहू जी फर्स्ट का जो शासन रहा 1708 से लेकर के 1749 ईस्वी तक। ये दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जिसे मुगल एम्पायर में एक ट्री बनता है ना, वैसे एक ट्री है, एक ट्री स्ट्रक्चर है। कौन किसकी वाइफ थी, कौन किसके बेटे थे, उन्होंने कितने टाइम तक शासन किया दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, जैसे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने कुछ लिखा है उसके बारे में। जैसे अब देखो, हिंदी में लिखा, वहीं से राजा राम क्या थी? जो महारानी ताराबाई थी वो राजा राम महाराज की पहली पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की कन्या थी। यानी शिवाजी के महाराज के जो सर सेनापति थे उनकी पुत्री थी, उनका नाम था हम्बीराव मोहिते। इनका जन्म 1675 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ? 1761 ईस्वी में। ताराबाई का पूरा नाम क्या था? ताराबाई भोंसले था। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया था और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गए। ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम प्रथम के साथ हुआ था। राजा राम 1689 से लेकर 1700 में उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी और उन्होंने शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया और एक संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य को चलाने लगी। उस वक्त शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे। 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की संरक्षिका उन्होंने औरंगजेब को बराबर की टक्कर दी और उन्होंने 7 सालों तक अकेले दम पर मुगलों से टक्कर ली। कई सरदारों को एक करके वापस मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती थी, परंतु ऐसा न हो सका और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति साहू जी, जो कि उसकी कैद में था, उन्हें दिल्ली में छोड़ दिया। छत्रपति साहू जी कौन थे? ये संभाजी के पुत्र थे। थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है, जिसके कारण साहू जी ने यहाँ पर आकर गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। वो ताराबाई के पुत्र को हटाने लगे, ठीक है, और महाराष्ट्र में गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः साहू ने युद्ध में ताराबाई की सेना को पराजित कर उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उन्हें कोल्हापुर राज्य दे दिया गया और वहीं पर उनका राज्य स्थापित कर दिया गया। मतलब क्या गए, ताराबाई हार गई और उन्हें कोल्हापुर दे दिया गया। खुद मराठा साम्राज्य साहू के काल में ही मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और छत्रपति साहू जी छत्रपति हालत में मौत होने वाले 1740 के दशक में ताराबाई अपने पोते रामराज को साहू के पास ले गई, क्योंकि वह साहू का कोई पुत्र नहीं था। मतलब क्या था, ताराबाई का एक पोता था, यानी उनका जो साहू जी जो द्वितीय थे, जो उनके पुत्र थे ताराबाई को, उनके पोते का मतलब उनके लड़के का लड़का था। तो वो साहू 1740 तक शासन किया था साहू जी ने, तो उनके पास ले गई। उन्होंने बोला कि ये मेरा पोता है, इसको आप शासन पर बैठा दो। इसीलिए शिवाजी के वंशज होने के नाते रामराज छत्रपति साहू जी को अपना पुत्र घोषित कर दिया और रामराज 1749 ईस्वी में सतारा की गद्दी पर बैठ गए। उसकी गद्दी पर बैठते ही पेशवा बालाजी बाजीराव को हटाने के लिए ताराबाई ने रामराज से कहा, पर रामराज ने मना कर दिया। अब आगे आप स्टडी करेंगे कि बालाजी बाजीराव कौन थे, जिससे ताराबाई ने रामराज को सतारा के किले में कैद कर दिया। जब बालाजी बाजीराव को यह खबर पहुंची तो वो छत्रपति को रिहा करने के लिए सतारा की ओर चल दिए और 1752 मई को यह खबर लगते ही उन्होंने दामाद जी
राय गायकवाड़ की 15,000 सेना के साथ दाभड़े परिवार को एक करके, जो पूरा परिवार पेशवा का पुराना दुश्मन था, बालाजी बाजीराव के खिलाफ साजिश रची। बालाजी बाजीराव नवंबर 1752 में पूर्ण रूप से समस्त परास्त किया और ताराबाई से संधि कर ली, जिसके तहत ताराबाई ने रामराज को अपना पोता ना घोषित कर दिया। मतलब बाद में इन्होंने बोल दिया कि मेरा पोता नहीं है। और अब मराठा साम्राज्य की सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ चली गई। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार होने के बाद 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और उसके बाद ही दिसंबर 1761 में ताराबाई के निधन होने के हो गया। तो ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिलाओं में से निकली, जिन्होंने 7 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी और महानता का दर्शाता है। तो थोड़ा सा मैंने ताराबाई के बारे में बताया दोस्तों, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि ये मराठा साम्राज्य के बारे में, जैसे आपने देखा ना ताराबाई का शासन का 1700 से लेकर 1708, उसके बाद साहू जी आए 1708 से लेकर 1749 ईस्वी तक। तो अब थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड बन गया, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, इसीलिए मैंने लिया था ताकि आपको समझ में। आप देखो अब है कि मुगलों में मराठों के बीच हुई 1719 की ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो इसका देखो आंसर है मराठा साम्राज्य छत्रपति साहू और मुगल बादशाह रफीद उद रजात के साथ। कब हुआ था? बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल कब था? 1713 से 1720 ईस्वी में। अब देखो दोस्तों में क्या है कि बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते। क्यों? इन्हीं के साथ पेशवा का पद अनुवांशिक हो गया। बालाजी विश्वनाथ ने कुल को साहू ने प्रथम सेनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया था और 1713 ईस्वी में ये पेशवा ने प्रधान बना दिए। इनकी प्रमुख विशेष सफलता 1719 ईस्वी में हुसैन अली के साथ की ये संधि थी। इस संधि के द्वारा मुगलों ने मराठों के दक्षिण से चैत और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। यह मराठों की बहुत बड़ी सफलता थी। अंग्रेज इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, परंतु इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मुगल शासक फर्रुखसियार ने मना कर दिया, जो लास्ट का शासक था, मतलब उत्तरवर्ती मुगल एम्पायर था। फलस्वरूप बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियार की गद्दी से हटाकर रफ़ी उदर जात को शासक बनाया गया और उससे इस संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। तो ये बालाजी विश्वनाथ क्या थे? शाहू के दरबार में मंत्री थे, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। अब दोस्तों अब देखो निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन की द्वीपों से, देखो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक, ये कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन? बाजीराव प्रथम। और इनका जो पुत्र था उनका नाम था बालाजी बाजीराव। आगे स्टडी करेंगे दोस्तों। तो बालाजी बाजीराव जो था बाजीराव प्रथम का पुत्र था और बाजीराव प्रथम जो पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जो शिवाजी के बाद मराठों को छापामार युद्ध का नेतृत्व करने वाला यह दूसरा बड़ा योद्धा था। इसे हिंदू पद पातशाही के आदर्श को सामने रखा। पेशवा का पद संभालने के बाद इन्होंने साहू से कहा कि अब समय आ गया कि हम इस खोखले वृक्ष के तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। इस पर साहू का जवाब था कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप अपने झंडे को हिमालय तक ला रहे हैं। बाजीराव प्रथम के ऊपर बदियाँ निम्नलिखित। देखो बाजीराव प्रथम जो मूवी बनी है उसी पर बनी है। निजाम को पराजित किया कब? बाजीराव प्रथम ने दक्षिण के निजामुल मुल्क को 1728 ईस्वी में पालखेड़ के समीप पराजित किया और उससे मुंगी सिवा गांव की संधि की। इस संधि के दौरान निजाम को साहू को दक्षिण में चैत और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। कब हुआ? पालखेड़ में हुआ था। और तुम बुंदेलखंड गए, बुंदेल राजपूतों के ही वंशज थे। बुंदेल जो थे राजपूतों के ही वंशज थे। बुंदेल नरेश छत्रसाल के कुछ क्षेत्रों को इलाहाबाद छत्रसाल ने पेशवा से सहायता मांग मराठाओं की मदद से छत्रसाल को अपने वेद प्रदेश वापस मिल गया। इस खुशी में छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को कुछ क्षेत्र जैसे कालपी सागर झांसी हृदयनगर आदि प्रदान किए। ठीक है, तो ये बुंदेलों में क्या था कि बुंदेलों राजपूतों के ही वंशज थे। बुंदेल नरेश छत्रसाल के कुछ क्षेत्रों को इलाहाबाद छत्रसाल ने पेशवा से सहायता मांगी। मराठों की मदद से छत्रसाल को अपने वेद प्रदेश वापस मिल गए। गुजरात विजय में कब हुआ? गुजरात में मराठे चैत और सरदेशमुखी वसूलते थे। साहू ने गुजरात से कर वसूलने का भार मराठा सेनापति त्र्यंबकम राव दबादे को दे दिया, परंतु वह संतुष्ट न था। बाजीराव प्रथम ने दबादे को 1761 ईस्वी में डभई के युद्ध में पराजित किया। इस तरीके से गुजरात मराठों का आधिपत्य बन गया। साहू की प्रभुसत्ता स्थापित करना। बाजीराव प्रथम 1731 ईस्वी की वरना की संधि के द्वारा साहू की प्रभुसत्ता संपूर्ण मराठा क्षेत्र को स्थापित दिल्ली पर 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली वहाँ पहुँचा। वहाँ पर केवल 3 दिन ठहरा मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मालवा के सूबेदारी का आश्वासन दिए जाने के बाद वहाँ से हट गए।
वापस आते समय भोपाल के निकट उसे निजाम मुल्क को पराजित किया। परिणाम स्वरूप निजाम को 1788 में दुरई सराय की संधि के विवश होना पड़ा। इस संधि के द्वारा निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल से के इलाके मराठों को सौंप दिया। इस प्रकार मध्य क्षेत्रों में मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया। वसीन का विजय। वसीन का क्षेत्र पुर्तगालियों का अधीन था। मराठा सम्राट चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में वसीन पर अधिकार कर लिया गया और यह किसी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठाओं की महानतम विजय थी। अब देखो आगे, अब किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तथा साथ ही पतन भी। यहीं बाजीराव प्रथम का जो पुत्र था बालाजी बाजीराव 1740-1700 ये क्या किया था, ये हार गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। यह बाजीराव प्रथम का यही देखो यह बाजीराव प्रथम का पुत्र था। इसी के समय 1750 ईस्वी में मराठा शासक राजा राम द्वितीय ने संगोला की संधि की, जिसके द्वारा उन्होंने अपने समस्त अधिकार पेशवा को सौंप दिए। बालाजी बाजीराव के काल की प्रमुख घटना निम्नलिखित में से। बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के साथ इनके विघटन भी प्रारंभ हो गया। पूर्व में प्रसार। मराठा सरदार रखुजी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब अलवर्दी खां के राज्य पर लगातार आक्रमण किए। के बाद 1751 ईस्वी में उसने मराठों को उड़ीसा दे दिया और बंगाल एवं बिहार में चैत और सरदेशी मेखी के रूप में 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किए। देख लो, तो मराठा का पंजाब तथा दिल्ली में उलझना। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव एक सेना लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त मीर बख्शी नजीबुद्दो को हटा दिया। 1758 ईस्वी में रघुनाथ राव पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल कर बाहर कर दिया। उसकी जगह अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु इसका भी जल्दी मृत्यु हो गई। तब सवाजी सिंधिया के को यह पद दिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को इस चुनौती को स्वीकार किया और नजामुद्दौला ने नजीबुद्दौला और पठानों ने अब्दाली को प्रेरित किया कि वह काफिरों को दिल्ली से निकाल बाहर करे। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 ईस्वी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बालाजी बाजीराव के समय महत्वपूर्ण घटना पानीपत के तृतीय युद्ध। 1749 ईस्वी में अंतिम दिनों में अब्दाली ने सिंधु नदी की पार की और पंजाब को जीत लिया। पंजाब के प्रमुख सब्बाजी सिंधिया और उनके साथ दत्ता जी सिंधिया उसे रोकने में असफल रहे और दिल्ली की ओर लौट आए। दिल्ली के पास बराड़ी घाट के एक छोटे से युद्ध में दत्ता जी सिंधिया मारे गए। अब पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिव राव भाऊ को सेनापति बनाकर भेजा और उसके पुत्र ने विश्वास राव को भी भेजा। भाऊ ने अगस्त 1760 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों पक्षों के भीषण युद्ध हुआ और इसमें नबीबुद्दौला के अवध के नवाब सिराजुद्दौला रोहला सरदार हाफिज रहमत खां से अब्दाली को समर्थन दिलवाया। जाट सरदार सूरजमल पहले मराठों को समर्थन देने का वायदा किया, परंतु सदाशिव राव के व्यवहार से तंग आकर अपने को इस युद्ध से अलग कर लिया। युद्ध में पेशवा पुत्र विश्वास राव, सदाशिव राव, जसवंत राव पवार, तुकुजी सिंधिया, पिल्लजी यादव जैसे 27 महान मराठा सदा सैनिकों की संख्या से में छोटे सरदार 28,000 मराठी सिपाही मारे गए और मल्हार राव उल्लर युद्ध में के बीच में ही भाग निकला। एक अफगान इब्राहिमी खां गर्दी मराठा तोपखानों का नेतृत्व कर रहा था। गर्दी फ्रांसीसी सेना से लड़ने में पश्चिमी युद्ध के तरीकों के प्रसिद्ध हुआ, परंतु इसका तोपखाना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। जबकि अब्दाली के ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें ने मराठाओं का सर्वनाश कर दिया। पेशवा को युद्ध का परिणाम सूचना और अपने सेनापतियों तथा पुत्र मारे जाने सूचना कुछ व्यापारियों ने आकर दी। युद्ध में दो मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन और जन की हानि हुई। देख रहे तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दिया आपको कि ये चीज़ ऐसी हुई थी। ठीक है, मराठा घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे? 25। तो यही था, एक घुड़सवार के अंदर 25। मराठा पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक पद नायक होते थे? 9 नायक होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना गठन किया था। कहाँ? कोलबा, ये गोवा में है। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया? जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था, राजा राम। ये शिवाजी का छोटा पुत्र था। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति, दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। ठीक है, शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति, दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी, जो बड़ा पुत्र था शिवाजी का। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ये चारों सही है दोस्तों। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% जो बाद में 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं का शासन का नाम जाना था? साहू जी। साहू जी ने पूरा बालाजी विश्वनाथ का ना था। उसके बाद बाजीराव प्रथम आ गए। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ कन्फेडरेशन और मराठा कन्फेडरेशन की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य संघ
है ना। इसने मतलब शिवाजी के जो बाद के जो शाहजी का मतलब वो हुआ, पतन हुआ, तो मतलब शाहजी के मतलब बालाजी विश्वनाथ अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया ना पूरा, तो उस टाइम मतलब अब पेशवाओं का शासन हो गया था। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों के आया चौथ का हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासन से? मराठा वंश। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर का किस वंश ने शासन सिला? तो ये मराठा वंश। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, जो राजा राम की पत्नी थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ चली गई? साहू जी देती है फर्स्ट। तो वहीं तो मराठा के, तभी तो मराठा बालाजी विश्वनाथ इसी दरबार में थे। हालांकि यही सही समय जब विदेशियों के मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह कथन किसका? बाजीराव प्रथम का, और इन्हीं का पुत्र था बालाजी बाजीराव। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? यही बाजीराव फर्स्ट। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र, पुश्तैनी, सरदेश प्रधान मुखियाँ हैं। सरदेशमुखी राजस्व कितना प्रतिशत था? 10%। अब देखो, मुगल बादशाह किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा का नाम करने के लिए विवश कर दिया? तो बाजीराव फर्स्ट ने। यही ने बाजीराव जो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। मराठा काल के अस्थायी घुड़सवार सेना में अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा, बरगीर या सिलदार। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना, अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा, बरगीर, सिलदार। तो दोस्तों रहा ये टॉप 20 क्वेश्चन। सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।